इसमें भी है ना, इसमें भी है कि अगर जो टैक्स डिमांड है और इंटरेस्ट है उसका कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। अभी आए नहीं है, रूल्स आए नहीं है, लेकिन हर लॉ में होता है। तभी तो डराया धमकाया जाता है उसको। शो कॉज नोटिस के बाद में उसको डराया धमकाया जाता है, भैया एक काम कर, ये 5 करोड़ की, क्योंकि डिमांड तो मोटी निकालते हैं, मानो 10 करोड़ की डिमांड निकाल दी, अगले बंदे की जिसकी डिमांड निकाली है उसके पास में उसकी 1 लाख की भी औकात नहीं है टैक्स जमा करने की, और उन्होंने 9 करोड़ की डिमांड निकाल दी। पता लगा कि अगर वो आगे अपील, रेफरेंस, रिवीजन कहीं भी जाएगा तो 15% उसका जमा करना पड़ेगा। आधे लोग तो वैसे ही मिल जाते हैं, 1-2 लाख तो वैसे ही मिल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे एक्शंस हैं, बट जिसके पास नहीं है, अभी जैसे एक डिमांड केस हम फाइट कर रहे हैं जिसमें 90 करोड़ का डिमांड निकाला हुआ है उन्होंने। अब उस बंदे का देखो, उसने अपना पीएफ ही जमा नहीं किया कम से कम 8-10 महीने से 1 साल से, मतलब उसके पास में इतना पैसा भी नहीं है पीएफ जमा कर सके, और उस कंपनी के पास में 90 करोड़ की डिमांड निकाल दी इन्होंने। अब क्या करें, मतलब आगे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो 15% भी नहीं दे सकता। वो कहता है मैं 15 भी नहीं दूंगा भैया, जो डिफॉल्ट करना है कर लो मेरा। तो वो चीजें हैं। तो मतलब ये इशू ये है कि अब इसमें देखो 2 नए चेंजेस हुए हैं। पहली बात, आज के किसी भी लॉ में ऐसा सिस्टम नहीं है, उनका एक सिस्टम है कि शो कॉज इशू करने तक की उनके पास में टाइम लिमिट है, कि विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर या रिटर्न फाइलिंग ईयर, 5 साल तक वो आपकी सर्विस टैक्स में भी ऐसा है, एक्साइज में भी है कि वो शो कॉज नोटिस दे सकते हैं। लेकिन एक बार शो कॉज नोटिस दे दिया तो डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, शो कॉज इशू करने के लिए टाइम लिमिट है। इसमें इन्होंने जीएसटी में क्या कर दिया, इन्होंने क्या कहा, भाई लिटिगेशन शुड एंड समवेयर, लिटिगेशन शुड एंड समवेयर। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये कि अगर इसमें ऑर्डर इशू करना है अपने 73 में, तो आप उस ऑर्डर को विद इन 3 ईयर्स इशू करोगे, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट जब आपने डिमांड वगैरह जो भी आपकी लेट फाइल हुई है वो, यहां आपने रिफंड ज्यादा क्लेम किया है। और शो कॉज नोटिस आप इसके बाद नहीं दे सकते, यानी कि उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इशूइंग द ऑर्डर, यानी कि जब तक उसको असेसमेंट करना है उससे 3 महीने पहले तक शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है वो। मतलब बेसिकली दे वुड लाइक टू कीप द लास्ट डेट फॉर एंडिंग ऑफ द लिटिगेशन, बट एट द सेम टाइम दे विल कीप द मैक्सिमम टाइम इन देयर हैंड्स टू इशू अ शो कॉज नोटिस, क्योंकि वो मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम में काम करते हैं। वो उल्टा होना चाहिए था, भाई किसी का पता लग गया, आप 2 साल में करो और 3 साल में असेसमेंट कर लो। अब 3 साल के 3 महीने, अगर 3 महीने बचेंगे, 3 महीने में बेचारा असेसमेंट क्या करेगा वो? शो कॉज नोटिस देने के बाद में सिर्फ 3 महीने बचे फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए उसको, और इतनी देर में तो वहां उठते नहीं है लोग। तो ये जितने भी असेसमेंट ऑर्डर आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन जा रहा है गवर्नमेंट के पास में है? ये तो मैनुअल वाली चीज है, नहीं ये तो मैनुअल वाली चीज है। हाँ, नहीं, इसमें बैकडेटेड नहीं होगा, इसमें बैकडेटेड नहीं होगा, क्योंकि ट्रैकिंग करेंगे इसकी। देखो, और गवर्नमेंट का क्या कि जब हिंदुस्तान से आज की, मैं जब अपने ग्रेजुएशन में था 91 में, भगत सिंह कॉलेज में मैं पास आउट किया था, तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, क्योंकि करप्शन की बात हम बचपन से सुनते आए हैं। आप लोग बड़े हैं जो यहाँ, वो लोग भी काफ़ी समय से सुन रहे हैं, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुई है, या करप्शन की बात हमने आज तक सुनते रहे और आज तक सुनते रहेंगे आगे तक। लेकिन एक कॉन्फ्रेंस में हम वहाँ बैठे हुए थे, भगत सिंह कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ कनेडियन डेलीगेशन आया था हमारे कॉलेज में, तो मेरे को वहाँ ध्यान है, उसने एक बात कही थी। उस समय हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन की बात होने लग गई थी। 84 में राजीव गांधी जी जब आए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटराइजेशन। उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की बात उस समय स्टार्ट कर दी थी। सर आप इसके विटनेस होंगे, तो आप भी होंगे सर। तो उन्होंने, मतलब जब राजीव गांधी का, जब 31 अक्टूबर को जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में जब राजीव गांधी ने अपना सत्ता ली, तो उस समय 84 में उन्होंने इलेक्शंस हुए थे, 85 में हुआ। तो उसके आने के बाद में सबसे पहले उन्होंने अपना सारा कंप्यूटराइजेशन के बारे में बात की, क्योंकि ही इज़ वेरी कंप्यूटर सेवी पर्सन, ही वाज वेरी कंप्यूटर सेवी पर्सन। तो कंप्यूटराइजेशन वहां शुरू हुआ था। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 91 में उस कॉन्फ्रेंस में कनेडियन फेडरेशन ने यह कहा था कि अगर करप्शन कहीं से खत्म होना है और कोई भी पॉसिबिलिटी है करप्शन खत्म होनी, तो इट इज ओनली द कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेसेस। तो हम उस ऑटोमेशन की प्रोसेस में चल रहे हैं, जैसे हमारे रिफंड में हुआ, जैसे हमारे बहुत, वो हमने अब फील किए हैं, क्योंकि हमने 91 से लेके 2000 तक कुछ फील नहीं किया था।
क्योंकि उस समय कुछ हुआ ही नहीं। ईआरपी की बातें होने लगी थी वो 91 में हुई हैं, मतलब 99 में हुई हैं ईआरपी। फिर Y2K आपने किसी ने सुना, ईयर 2000 आएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, सारे कंप्यूटर ऑफ हो जाएंगे, इस तरीके की आई थी ना, आपको पता होगा। तो हाँ, एक बहुत बड़ा वो क्रिएट हो गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक समबडी इज नॉट गॉन थ्रू दिस फैक्ट्स, ही शुड अप्रिशिएट दिस फैक्ट्स। सो दैट वाज द सिचुएशन। तो कंप्यूटराइजेशन, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऑटोमेशन करेंगे, वो लेवल किस तक कराएंगे, किस लेवल तक होगा, वो जहां जहां पॉसिबल होता जाएगा करते जाएंगे। सो इसमें भी उनका सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में देखो, पब्लिक फोरम है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जहां भी असेसमेंट हो रहे हैं सबको पता है क्या होता है वहां, लेकिन दे आर नॉट एबल टू, वो बेवकूफ तो नहीं है, उनको पता है सब कुछ क्या होता है, लेकिन अब उन्होंने ई असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चालू की है, क्योंकि ऑटोमेशन के बिना कुछ नहीं कर सकते आप आदमी का। तो ई असेसमेंट की प्रोसीडिंग चालू की। ई असेसमेंट में वो कहते हैं, फिर वो कहेंगे एसएससी को बुला नहीं सकते आप। हाँ, हाँ, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ का भी कंसेप्ट कहां से आया मैं बता देता हूं आपको। 1.5 करोड़ का कंसेप्ट आया एक्साइज से। आज की डेट में 1.5 करोड़ तक के लोगों को एक्साइज वाले अपने अंदर लेते नहीं है, वो कहते नहीं नहीं छोटे आदमी है, बाहर करो इनको, है ना। हाँ, नहीं नहीं, क्यों, सेंट्रल एक्साइज वाले क्या स्टेट वाले भी करेंगे? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो एक बार आप एसएससी हो, देखो आपका 1.5 करोड़ का टर्नओवर, आप स्टेट वालों के पास में हो, इनका 5 करोड़ का टर्नओवर है, ये स्टेट के पास भी जा सकते हैं, सेंटर के पास भी, ये सेंटर के पास चलेंगे फॉर एग्जांपल। तो ये आप दोनों के लिए पैरेलल है, चाहे आपका 50 लाख का टर्नओवर है तब भी आप इसी में आओगे प्रोसीडिंग्स में। नहीं, कौन करा जाना जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट तो नहीं 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 नहीं, वो वहां नहीं जाना, लेकिन जब सेक्शन 73 में आप आओगे, 73 में वो डिटरमाइन करेंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे पूछेंगे, बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, बात करेंगे, तो यहां तो आपको इंटरेक्शन होगा ही ना। नहीं, कंपल कहां, और कहां कह रहा, कहां मैंने बोला कंपलसरी? नहीं, मैंने तो असेसमेंट पूरा बता दी कहां होता है स्क्रूटनी। नहीं नहीं, मैंने तो जो कंपलसरी स्क्रूटनी होती है सेलेक्टेड केसेस की, तो सेलेक्टेड केसेस सबकी नहीं होगी कंपलसरी स्क्रूटनी, सेल्फ असेसमेंट वाला सिस्टम है। सो एनी हाउ सेक्शन 73 ये कहता है कि अगर आपने कोई टैक्स नहीं पे किया है, कोई टैक्स कम पे किया है, कोई रिफंड ज्यादा क्लेम कर लिया है, या कोई आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से अवेल कर लिया है और यूटिलाइज कर लिया है, तो आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, उनको जैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं आप उनको पेमेंट कर दो, कोई टैक्स नहीं, इंटरेस्ट पे करो, लेकिन वो शोकोज नोटिस आने के बाद में भी आपको यही ऑप्शन दे देते हैं। लेकिन उसके बाद में भी आप फाइट करना चाहते हो तो आपके पास में ये ऑप्शन 10% फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी मैंडेटरी, अगर इन 2 ऑप्शंस को अवेल नहीं करते तो वो पेनल्टी है 10,000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जो भी हायर है। और इसके असेसमेंट की टाइम लिमिट ये है। अब हम सेक्शन 74 देख लेते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। अब यहां विलफुल आ गया, यहां आपने फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सुप्रेशन ऑफ फैक्ट है। तो यहां क्या कह रहे हैं वो, यहां कह रहे हैं आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 क्या है, टैक्स इंटरेस्ट एंड कितना परसेंट, 15%। और अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया उसके बाद में विद इन 30 डेज 50% पेनल्टी हो जाएगी ऑफ द टैक्स अमाउंट। टैक्स इंटरेस्ट तो है ही है 25 जो भी है 25, ठीक है ना। 25 डेज के बाद में फिर 50%, 4 ऑप्शन दे रहे हैं वो। और उसके बाद में भी नहीं मानोगे आप तो भैया 100% पेनल्टी देना फिर, और 100% पेनल्टी के बाद में आप प्रोसिक्यूशन में लग जाओगे यहां से। समझ रहे हैं ना कि विलफुल डिफॉल्ट और ये सारी चीजों के बाद में आप अगर नहीं मानते, यहां तक नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि भाई ये प्रोसीडिंग चलेंगी आपकी। समझ रहे हैं ना सेक्शन 73, 74 कि भाई टैक्स जमा नहीं किया है, जो भी प्रॉब्लम की, तो उस केस में आपकी पेनल्टी कैसे चलेंगी। पेनल्टी ऐसे चलेंगी, अगर आप यहां नहीं मानोगे। एक 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूंगा। पहली बात कि जैसे मानो उसने सेक्शन 73 में आपको इंस्टिगेट किया, सेक्शन 73 लगाया आपके पास में, अब वहां उसको ये पता लग गया कि विलफुल डिफॉल्ट बन रहा है इसका, तो वो आपको वापस नहीं ले जा सकता, वहां सेक्शन 74 में नहीं ले जा सकता। वो उल्टा पॉसिबल है,
74 में किया मतलब पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक होना चाहिए। अभी एक हाई कोर्ट का एक केस आया है सर रिसेंटली, वो कहते हैं कि अगर किसी ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास करते समय पे पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की, तो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उसको लग नहीं सकती, चाहे कितने करोड़ का भी डिफॉल्ट है उसका, एनी टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि पेनल्टी इज समथिंग वेरी प्यूनिटिव। सो जिसको पेनल प्रोविजन हो रहा है उस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो एक्सप्रेसली और एक्सप्लिसिटली जो लॉ में पेनल्टीज हैं उनको इनिशिएट करे टाइमली। अगर वो इनिशिएट नहीं होती तो देन पेनल कोर्ट आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट। तो देखो अभी क्या होता है कि जितने लिटिगेशंस होते हैं ना, 80% लिटिगेशंस इसी में बाहर हो जाते हैं कि लगना ही नहीं चाहिए था या होना नहीं चाहिए था, इसी में ना, मेरिट्स पे तो बहुत कम केसेस जाते हैं आगे। अगर उसने आउट ऑफ हिज पावर किया है तो ही विल बी, मतलब दिस, हाँ नहीं लगाई तो फिर लगेगी नहीं आपके ऊपर, लगेगी नहीं सर पेनल्टी, फिर लग नहीं सकती, पेनल्टी नहीं लग सकती, इंटरेस्ट लग जाएगी, टैक्स बन जाएगा, दे कैन नॉट टेक पेनल्टी। पेनल्टी के लिए प्रोसीडिंग्स बिल्कुल टाइम बाउंड है, कब कब कैसे कब इशू करनी है। मानो उसने 30 दिन निकल गए, पेनल्टी नहीं लगाई, इसमें भी उसने 5 साल निकल गए, तो इसमें मैं कहता हूं उसमें 3 साल निकले, इसमें 5 साल निकल गए और वो पकड़ ही नहीं पाए, इसके बाद में पकड़ भी लिया, पता भी लग गया, तब भी कुछ नहीं कर सकते वो आपका, लाइक इनकम टैक्स। तो मतलब क्योंकि कहते हैं कि भाई एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो तब तक भी नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो मतलब ऐसा है पेनल्टी के लिए मैंने 2 पॉइंट बताए। पहली बात तो ये बताया कि अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है पेनल्टी नहीं लग सकती। दूसरा मैंने बताया कि 73 to 74 मूव नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसने जब इनिशिएट किया तो 73 में, तभी तो डिपार्टमेंट वाले इनिशिएट ही 74 से करते हैं, वो करते ही नहीं है इतना बचकाना बात, वो 74 से ही करते हैं, कोई धमकाने का मौका भी मिलता है वहां ज्यादा, और एनी हाउ ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, ये कोर्ट में जाके आप 73 में शिफ्ट कर सकते हो अपने आप को। क्लियर है ना? तो इसीलिए वो 74 से करते हैं। तो 73 एंड 74 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस एज फार एज दिस पेनल्टी प्रोसीडिंग्स इज कंसर्न। सो इसके बाद में तो अब सारी फिर कहानी है। तो इसके बाद में ये 2 चीज होने के बाद में अब हम बात आ जाते हैं इसमें कि भाई ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, वही सेम यहाँ लिखी हुई हैं। सुप्रेशन की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स क्या है? सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स पहले क्या होता था कि विलफुल, अब देखो आप सप्रेशन ऑफ फैक्ट पढ़ो, आपको लिंक करना पड़ेगा। सप्रेशन ऑफ फैक्ट क्या कहता है? शैल मीन नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट और इंफॉर्मेशन, नॉन डिक्लेरेशन, कहां? by which a taxable person is required to declare in his return statement, report or any document furnished under this act। यानी कि कोई भी चीज आपने रिटर्न में डालनी चाहिए थी, नहीं डाली, कोई भी स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, नहीं लिया, तो उस केस में सुप्रेशन ऑफ फैक्ट मान लेंगे। आपका विलफुल इंटेंट होना जरूरी नहीं है सुप्रेस करने के लिए। यानी कि अगर मैं इनकम टैक्स के हिसाब से बात करूं आप लोगों से, तो मानो उसमें सेक्शन 10 की इनकम मांगता है, जनरली हम लोग डालते नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में ना वो स्कूटनी के चक्कर में फंस जाता है कि भाई अगर किसी बंदे की 5 लाख से ऊपर की सेक्शन 10 की इनकम है तो स्कूटनी में आ जाता है, तो जनरली हम डालते नहीं है उसको। तो वो कहते हैं कि क्या ये वैलिड रिटर्न है? तो वो एज सच वैलिड रिटर्न इनकम टैक्स में है, मतलब पेनल वैलिड रिटर्न, मतलब वो वैलिड रिटर्न है लेकिन पेनल प्रोविजंस नहीं है। यहां भी क्या कर रहे हैं वो कि सुप्रेशन तो है वो, लेकिन सुप्रेशन में एक वर्ड लिखा हुआ है, सप्रेशन में आप देखेंगे सप्रेशन में क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां? टू अवॉइड टैक्स, विद द इंटेंशन टू अवॉइड टैक्स। सप्रेशन है लेकिन टैक्स का इंसिडेंट नहीं है तो सप्रेशन में नहीं आएगा, फिर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस नहीं होंगे आपको, पेनल प्रोविजंस हो सकते हैं। तो यहां वो सप्रेशन में, लेकिन अभी तक जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं सप्रेशन के केस में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ये कहते हैं कि विलफुल इंटेंट होना जरूरी है, विलफुल इंटेंट होना जरूरी है। इसलिए वो सारी चीजें निकाल दी हैं उन्होंने लॉ से, जब इनकम टैक्स में भी अप्लाई होते हैं सेम डिसीजन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जब डाला तो मेरी विलफुल इंटेंशन तो थी नहीं कि भाई मैं नहीं डालूं, भाई एनी हाउ मैंने नहीं डाला और टैक्स इंप्लीकेशन इसके है नहीं है, तो इट शुड नॉट बी प्यूनिटिव टू मी। तो तभी इन्होंने सप्रेशन की डेफिनेशन यह चेंज की है और उसमें कहा है कि विलफुल इंटेंशन जरूरी नहीं है इसमें सप्रेशन में, समझ रहे हैं ना? लेकिन एक वर्ड वहां फिर भी ऐड कर गए सेक्शन में, टू अवॉइड टैक्स।
अगर सप्रेशन विलफुल नहीं भी है और उसका रिजल्ट एवेजन ऑफ टैक्स नहीं आ रहा है, तब भी आप उसमें पेनल्टी में नहीं जाते। टेक्निकली हमें थोड़ा सा, मतलब टेक्निकल बना रहा हूं मैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं बना रहा, थोड़ा सा मतलब अपने पर्पज के, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो वो चीज उन्होंने डाली है। तो अब इसमें वो जो सेक्शन 74 जो मैंने बताया था कि वहां नहीं होगा तो यहां चला जाएगा, यहां नहीं होगा तो वो आ जाएगा। बाकी 5 साल तक के बारे में, जैसे इन्होंने वही जो मैंने बताया था ना कि उस केस में अगर ऑर्डर डाला है अपील में सेक्शन 74 से आप दूसरे में आ गए, मतलब 74 से 73 में आ गए, तो वो 73 लग जाएगा नीचे, ये लिख रहा है इसमें, बट 73 में 74 नहीं लगेगा। एक इसमें ये कहा है कि जैसे आपको 73 या 74 कभी भी लगते हैं तो वो एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए लगे, फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर सेम फैक्ट उसको पुराने सालों के लिए भी हैं, क्योंकि आपका पता लग गया कि इस बंदे की आदत है इस क्रेडिट को एडिशनल लेने की, पता लग गया। जैसे आपने कोई क्रेडिट जो एलिजिबल नहीं थी वो ले ली और उनको 15-16 में पता लग गया ये, तो उनको ये 5 साल तक पीछे तो जा सकते हैं वो। तो वो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के डिफॉल्ट भी वो ओपन कर लेंगे, उसके लिए उनको डिटेल्ड ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल तक की अथॉरिटी तो उनके पास में पीछे जाने की है ना। असेसमेंट हो चुकी है, ये असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स है ना, पीछे जा सकते हैं, इसमें पीछे जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते। नहीं पेनल्टी क्या, मतलब पेनल्टी तो मतलब उस प्रोविजन में जाके, जब आप प्रोविजन में जाते हो, प्रोविजन आपको एलिजिबल होता है, फिर वो प्रोविजन की पेनल्टी चालू होती है, समझ रहे हैं ना। मतलब अगर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हुआ एक अलग बात है, जैसे सेक्शन 74 एप्लीकेबल ही नहीं हुआ आपको, तो वो जा ही नहीं सकते, लेकिन एक बार एप्लीकेबल हो गया तो फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वहां से चालू होती हैं। जैसे मानो आपको इन्वोक हो गया सेक्शन 74 मानो 1 अक्टूबर को फॉर द ईयर 12-13, तो 1 अक्टूबर के बाद में पेनल्टी प्रोसीडिंग्स उसमें चलेंगी, फिर 1 अक्टूबर उसकी वो डेट है, वो वहां से नहीं मानी जाएंगे। या मतलब जिस समय आपको सेक्शन इन्वोक हो रहा है उस समय से, जिस समय इन्वोक हो रहा है उस समय से। सो ये वो चीज है। और इसमें और भी है कि अगर कोर्ट ऑर्डर कर ले, कोर्ट ऑर्डर कर दे कि भाई इन पे ये एक्शन होना चाहिए, तो वो कहते हैं विद इन 2 ईयर आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब कुछ प्रोसीजरल चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें होगी तो मैं बताता हूं, इसमें वैसे नहीं है कुछ ऐसा। वो कहते हैं इंटरेस्ट आपको हर केस में, इंटरेस्ट के लिए कोई एमनेस्टी नहीं है, इंटरेस्ट के लिए हर केस में आपको इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए एक और खास बात है, अगर उसने नोटिस में डिटरमाइन करते समय शो कॉज नोटिस में इंटरेस्ट डालना भूल भी गया और बाद में पता लग गया, तब भी पॉसिबल है इंटरेस्ट लगना, क्योंकि इंटरेस्ट को इन्होंने पेनल्टी नहीं माना है, इंटरेस्ट को इन्होंने सिर्फ आपको पैसा यूज करने की कॉस्ट माना है, गवर्नमेंट का पैसा यूज करने की कॉस्ट माना है। क्योंकि ये जो 4 डिफॉल्ट बताए ना इन्होंने, चारों डिफॉल्ट ऐसे हैं कि जिस केस में गवर्नमेंट को पैसा जाना चाहिए था एक पर्टिकुलर डेट पे और वो नहीं गया, जब भी डिपॉजिट किया उस पीरियड का इंटरेस्ट मांगते हैं। अगर ये नॉन रजिस्ट्रेशन का होता तो उसमें पेनल्टी लगती, फिर वो पैसा नहीं मांगते क्योंकि टैक्स इन्वॉल्व है ही नहीं उसमें, टैक्स इन्वॉल्व तो मशीनरी में आएगा ना। यस, इसमें एक सेक्शन ये है कि ये टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो वो एनी हाउ हमारा मोटा मोटा वहां कवर हो गया, टैक्स कलेक्टेड लेकिन कलेक्ट कर लिया आपने। ये बेसिकली सेक्शन 76 उसके लिए है कि आपको यू आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स, चलो आपने कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके वो आपकी प्राइम ड्यूटी है कि आप उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में डालो, अगर वो नहीं डाला तो यहां कवर है। और अगर आपने नहीं डाला, अगर गवर्नमेंट ने उसको कवर कर लिया, तो जिससे आपने गलत टैक्स रिसीव किया था तो गवर्नमेंट उसको वापस करेगी, वो रिफंड क्लेम करेगा 54 में जाके। ये वो वाला केस है कि भाई यू आर नॉट अंडर एन अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स एंड स्टिल मैंने आपसे पैसा कलेक्ट कर लिया टैक्स का, तो एनी हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू दैट, बट मेरे लिए तो मेरे को गवर्नमेंट को देना है, मैं आपको भी वापस दे सकता हूं गवर्नमेंट के पता होने लगने से पहले। तो उस केस में गवर्नमेंट या तो फंड में ट्रांसफर कर देगी, तो बंदा ट्रेसेबल नहीं है, मानो कस्टमर से ले लिया, अब कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है तो फंड में चला जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगा, सरकार के पास भी जो इन्होंने एक वेलफेयर फंड बनाया हुआ ना जहां जाते हैं उसमें चला जाएगा। नहीं तो जो बंदा अगर ट्रेसेबल हो गया कि इसका गलत लिया है तो उस बंदे को चला जाएगा। दैट इज व्हाट इज द सेक्शन। सेक्शन 77 इज वो सेक्शन है कि CGST SGST लगना था और IGST लगा दिया आपने,
और आईजीएसटी लगना था, सीजीएसटी लगा दिया, तो एक का रिफंड मिल जाएगा। और ये सेक्शन दोनों एक्ट्स में है, यहाँ 77 है, वहां सेक्शन 19 है, कि वहां आईजीएसटी लग गया तो आईजीएसटी रिफंड होना है, या सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है तो एसजीएसटी रिफंड होना है, तो दूसरा पे होना है। तो ये वो है कि रॉन्गली पे आई और सी और एस यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ जी, पहले टैक्स पे करना पड़ेगा फिर रिफंड होगा। है नहीं, इंटरेस्ट उन्होंने हटा दिया, इंटरेस्ट हटा दिया, और इसको पिन्यूटिव से भी वो हटा रहे हैं। मतलब पिन्यूटिव से भी, मतलब बेसिकली क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा है ना रॉन्गली, मतलब आपने टैक्स नहीं पे किया तो इसमें आप उसमें नहीं आएंगे, टैक्स पे नहीं किया। जैसे सी और एस पे करना चाहिए था, आपने आई पे कर दिया, तो अब इसमें लोग ऐसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि सी और एस की डिमांड निकलेगी तो ये टैक्स नॉट पेड हो गया, और नॉट पेड की 73, 74 की प्रोसीडिंग्स लग जाएंगी। तो कहते हैं नहीं लगनी चाहिए इसमें, क्योंकि एनी हाउ टैक्स तो आपके किसी दूसरे डिपार्टमेंट को जा ही चुका है ना, तो टैक्स नॉट पेड वाली गारंट नहीं लगेगी कंडीशन इसमें है। नहीं, खुद सेटलमेंट नहीं करते हैं भाई, लाइनें खिंची हुई है ना, लाइनें खिंची हुई हैं, और वो जो काम यार दूसरे लोगों से करवा सकते हैं फिर उसके सेटलमेंट। एक्चुअली जो काम होना है वो रिटर्न के थ्रू होना है, वो रिटर्न प्रोसीडिंग्स के थ्रू होना है। तो ये काम भी होगा तो आप पहले यहाँ वहाँ रिफंड क्लेम करोगे, यहाँ लाओगे, वो सिस्टम तो पीछे बैक हैंड का काम करेगा, फ्रंट एंड का काम फ्रंट एंड से होगा, ठीक है ना? तो अब ये हमारा रॉन्गफुली वाला आ गया। इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स अब यहाँ से चालू हो जाती हैं। रिकवरी प्रोसीडिंग्स के सिर्फ 3-4 फंडामेंटल चीज़ें हैं। रिकवरी प्रोसीडिंग्स से मैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, तो टी से पहले रिकवरी प्रोसीडिंग्स में 5 चीज़ें हैं मेनली। एक तो ये आप सेक्शन पढ़ लो, रिकवरी प्रोसीडिंग्स में कहाँ है, कैसे रिकवरी करेंगे वो, कि रिकवरी के लिए या तो उसके पास में कोई माल पानी है, उसके पास में पैसा पड़ा है, अगर उसके पास में पैसा नहीं पड़ा है तो जो लोगों से उसने पैसा लेना है उसमें से कर लेंगे। मतलब इनकम टैक्स में भी है, हर जगह ये है कि अगर मेरे को गवर्नमेंट से कुछ पैसा लेना है और मेरे को आपसे लेना है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे ले सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे ले सकती है, एंड आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन करना वही पड़ेगा, कल को मेरे और आपके बीच में ये सेटलमेंट है कि भाई मैं तो मांग रहा हूं आपसे 5 लाख, आप कह रहे हो 4 लाख बनते हैं, तो जो आप कह रहे हो वो देना पड़ेगा, मतलब एक सेटलमेंट के बाद में। तो अगर वो है तो वो देना पड़ेगा, नहीं तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी और गुड्स बेच के आपसे पैसे ले सकता हूं, गुड्स बेच दूंगा जो आपका मैंने पकड़ रखा है, सीज कर रखा है। अगर वो नहीं है तो मैं आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटेन कर दूंगा और उसको बेच के ले लूंगा। और ये भी राइट दे दिया कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिटेन भी कर सकूं, प्रोविजनल अटैचमेंट भी हो सकता है, और बैंक अकाउंट का भी हो सकता है प्रोविजनल। अभी आजकल क्या होता है कि जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं, उनके पास ना बुजुर्ग आदमी थे सर, सीनियर सिटीजन, और उन्होंने क्या किया था, उनके हस्बैंड वाइफ की एक जॉइंट अकाउंट है जनरली, तो उसमें से जॉइंट अकाउंट में हस्बैंड के अकाउंट से उन्होंने सब में करा रखा था, एनी हाउ होती है, तो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट हो गए 70 लाख रुपए के। अब उन्होंने उनसे डिटेल मांगी कि भाई आपका AIR के थ्रू डिटेल मांगी, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट दे दिया, तो वाइफ के इन्वेस्टमेंट थे वो भी जॉइंट में आ रहे थे, तो उसने उठा के पूरे 70 लाख नहीं, ज़्यादा थे बल्कि 125 करोड़ थे, पूरे के पूरे उसने ऐड कर दिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे थे उनके में, बैंक स्टेटमेंट उनके अलग अलग थे दोनों के, इन्वेस्टमेंट एक ही जगह हो रखे थे जॉइंट नाम से। उन्होंने वाइफ की इन्वेस्टिगेशन की, वाइफ की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने वाइफ के बैंक स्टेटमेंट दिए, तो मतलब अपने इसमें इन्वेस्टिगेट मतलब जिसके भी दिए तो उसमें से वो आ नहीं रहे थे, तो दोनों के में ऐड कर दिया, और दोनों के में ऐड कर दिया, और मैकेनिज्म देखो, असेसमेंट कर दिया, असेसमेंट करने के बाद में अगले दिन वो बैंक गए तो बैंक में से पैसे गायब दोनों के में से, मतलब उनके में जिनका असेसमेंट हुआ था। तो मतलब दे आर सो फास्ट, लेकिन यहां उन्होंने टाइम लिमिट दे रखी है कि सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन, यू हैव टू गिव नोटिस, 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब द प्रोसीजर हैज टू फॉलो। तो उसके केस में वहां भी दे रखी थी, उसके केस में जब हम वहां गए असेसमेंट में गए, मतलब CIT अपील पर गए, CIT ने पहले बार में थ्रो कर दिया उसको उठा के, असेसिंग ऑफिसर को बुला के डांटा, और कि चोर थे भाई यार, ये कौन है, आपने आज असेसमेंट ऑर्डर दिया है, डिमांड नोटिस आज दिया, अगले दिन आप बैंक से उड़ा रहे हो पैसे, क्या दिक्कत है? मतलब यू शुड हैव सीरियस एविडेंसेस कि लाइक ये भाग जाते अगर मैं नहीं करता तो, यू कैन नॉट। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हर पॉइंट पे ये बताना चाह रहा हूं कि जितने भी प्यूनिटिव एक्शंस हैं इनमें कोर्ट बहुत ज्यादा वो करती है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेनल्टी सिर्फ बातें बनाने से। अभी हमने एक केस फाइट किया है, नोएडा में था एक, अभी उसमें क्या था कि
उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ रुपए की, और प्रॉपर्टी खरीद के, अब वो प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदी, उसने नोएडा में प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उसी के एड्रेस पे एआईआर के नोटिस भेजने चालू कर दिए। अब एआईआर के नोटिस वहां भेज दिए, और वहां भेजते भेजते हमें पता ही नहीं लगा, प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहां कोई रह थोड़ा ना रहा था, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और था एसएससी का, रिटर्न फाइल कर रहा था कुछ और फाइल कर रहा था। जब उसके पास में जब उसने देखा वहां नोटिस आ गए, वहां गया नहीं, उसने 148 कर दिया उठा के, मतलब एक्सपायर्टी कर दिया, असेसमेंट एक्सपायर्टी कर दिया, और उसमें डिमांड निकाल दी मोटी। तो हम सीआईटी अपील के पास में पहली एविडेंस में उसने उसको क्वेश्चन कर दिया ऑर्डर को। मतलब ये तो मतलब दिस नॉट अ जुडिक्शन, कि यू कैन नॉट, जुडिक्शन के बेसिस पे बहुत सारे केसेस डिस्पोज ऑफ होते हैं, पब्लिक के फेवर में जाती हैं ये। मतलब बेसिकली वो ये कहते हैं कि किसी भी टैक्स अथॉरिटी को अगर हमने ये प्रोवोक कर दिया, ये प्रमोट कर दिया कि दे कैन यूज एक्सेसिव पावर्स, तो वो एक्सेसिव पावर्स में अगर हमने उनको मतलब मोटिवेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो सारी कहानी उनको खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये पोजीशन है, तो इसलिए आपको जहां जहां ध्यान रखना है इस चीज का, ये प्रोसीडिंग्स हैं। इसके बाद में भी वो कहते हैं कि भाई टैक्स कलेक्ट करना है, अदर इंस्टॉलमेंट में आपको दे सकते हैं। अब तो मतलब टैक्सर फ्रेंडली हो रहा है ना, कि जैसे अगर कोई एमनेस्टी स्कीम भी आती है तो उसमें भी इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, कि भाई आप तब तक दे सकते हैं, तब तक दे सकते हैं, तो टैक्स फ्रेंडली हो रहा है, पैसा आना चाहिए। गवर्नमेंट समझ चुकी है कि लोगों से पैसा लेना है, टैक्स का लेना है, लोगों को ईएमआई देने की आदत पड़ गई है। अगर किसी से आज 5 लाख रुपए मांगो नहीं देगा, किसी को कहो 50-50 हज़ार रुपए के 10 इंस्टॉलमेंट में दे देना, चलो यार निपटाओ इसको भी, इतनी ईएमआई जा रही है, एक और चली जाएगी। सो इट इज़ लाइक गवर्नमेंट भी मतलब निकालने लग गई ये चीज़ें। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वही अगर आप कर देते हो विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द टैक्स अथॉरिटीज, तो जिसके पास में गई हैं उनसे भी वापस आ सकती हैं आपके पास में। लेकिन मेन बात यह है कि वो बंदे की इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि उसको ये पता था तब उसको प्रॉपर्टी खरीदी है। फर्स्ट चार्ज प्रॉपर्टी पर मतलब टैक्स का कहते हैं ना, जब भी लिक्विडेशन होता है, अगर किसी कंपनी में टैक्स डिमांड ड्यू आ रही है तो लिक्विडेशन में किसका फर्स्ट चार्ज होता है? टैक्सेस का, गवर्नमेंट का। तो वो फर्स्ट चार्ज है, ये इन्होंने यहां भी डाल दिया है, मतलब एक ऐसा सेक्शन है यहां डाला हुआ है इन्होंने। तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट भी हो सकते हैं प्रॉपर्टी के, जैसे मैंने बताया प्रोविजनल अटैचमेंट भी हो सकते हैं। एंड एक चीज है कि भाई अगर कहीं भी किसी भी स्टेज पे पैसा पे हो गया तो ये माना जाएगा कि भाई पैसा आ गया और वो कंक्लूड हो गई एक्टिविटी, मतलब उसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं होंगी कहीं, कि डीम टू बी कंटिन्यूड एट द स्टेज इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, मतलब कुछ ऐसा होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स वहीं से इनिशिएट होंगी जहां से पहले बन नहीं है। अब इसको हम आफ्टर टी करेंगे, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो सेक्शन 122 टू 138 लेके जाएगा हमें। बता, आप क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। बिल्कुल हो जाएगा, आपको उतना रिकवर करेंगे जिससे जितना उसने पे किया है, उससे ज्यादा रिकवर मतलब उससे ज्यादा रिफंड नहीं करेंगे। मानो आपने अगर 1500 पे किया और उसने 1200 पे किया है तो हम 1200 पे करेंगे, आपको रिफंड करेंगे। हाँ हाँ, आप क्रेडिट लेजर को इंटरेस्ट में यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर का जो भी आपके मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो यूज होगा वो सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए होगा, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए होगा, और जिस क्रेडिट लेजर का अकाउंट है उसी क्रेडिट लेजर के लिए यूज होगा। इंटरेस्ट का आपको इंटरेस्ट का रिफंड आपके कैश लेजर में चला जाएगा, वो रिफंड कैश लेजर, जितने भी रिफंड जाएंगे वो आपके कैश लेजर में जाएंगे, जो भी आपको रिफंड मिलेंगे वो आपको कैश लेजर में मिलेंगे। तो वो कैश लेजर में पड़ेगा ना, वो बैंक अकाउंट है आपका कैश लेजर। बिल्कुल 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 ठीक है। नहीं, आप दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में सी और एस कभी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। सी और एस आपस में जानी दुश्मन है, वो आपस में कभी एडजस्ट नहीं होंगे। सी पहले सी से होगा और सी के बाद में फिर वो आई से होगा, बस एस ने से नहीं होगा। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका एक्युमुलेशन क्रेडिट एक्युमुलेट हो सकता है,
अब आपको यही प्लान करना है अपने देखो हमारे पास में, मैं आपको ये बता रहा हूँ प्लानिंग पॉइंट्स क्या हैं। हमारे पास में प्लानिंग पॉइंट्स दो हैं, ब्रॉडली दो हैं। ब्रॉड सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लानिंग पॉइंट है कि मैं अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम करूं, और मेरे पास में ऑप्शन यही है कि मैं अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट नंबर कैसे लेके आऊं, और जो अब ज्यादा प्लानिंग का पॉइंट रह नहीं गया है, क्योंकि अब तो उन्होंने एचएसएन कोड दे दिए, और एचएसएन कोड से मेरे को कल ना, मैं कल एक गुड़गांव ब्रांच के उसमें था डिस्कशन में ब्रांच पे, तो वहां बहुत सारे लोग, सर ये इसका क्या होगा एचएसएन कोड, इसका क्या होगा एचएसएन कोड। मैंने देखो ऐसा है, गवर्नमेंट वेरी प्रोएक्टिव है। गवर्नमेंट, आप एक बिजनेस को जितने एचएसएन बोले, सर रिवर्स चार्ज में भी तो पे करना है, चाय वाले को रिवर्स चार्ज में पे करना है, कॉफी वाले को करना है, फ्रूट खरीद लिए इसको करना है। मैंने कहा इसको जिसको भी करना है बिजनेस के लिए सबको करना है। मैंने कहा वो जितने भी एचएसएन कोड हैं गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी हर स्टेज पे, और गवर्नमेंट कर रही है। वो कह देगी कि एक कॉमन व्यापारी को किस चीजों के कोड जानने की जरूरत है, उनके एचएसएन कोड वो खुद दे देगी। तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, प्रोसीजर की चिंता नहीं करनी हमने। तो हमें प्लानिंग, एक सेकंड, हमें प्लानिंग की चिंता करनी है कि मेरे को आउटपुट के चांसेस मेरे कम हो गए। दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है बड़ा, जिसको मैं कर सकता हूं कि एक तो मेरा कोई क्रेडिट एक्युमुलेट ना हो, और एक्युमुलेट हो तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं। मेरा जितना क्रेडिट है, कोई क्रेडिट मेरा मिस ना हो जाए, मिस नहीं हो रहा, इकट्ठा हो रहा है, एक्युमुलेट ना हो। वो किसी तरीके से मैं प्लानिंग अपनी इस तरीके से करूं, इस स्टेट में लेके जाऊं। जैसे मानो हम उस दिन बात कर रहे थे, आप होटल में यहां से जाते हो, अब बॉम्बे में होटल ले लेते हो, अपना ऑडिट का काम कर रहे हो, अब वो सीएनएस अगर वहां पड़ा रह गया तो आपके किसी काम का है? तो आपके पास में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक कि भाई आप क्लाइंट को कहो कि भाई आप पे कर दो। ऑप्शन टू कि जब आपको फ्रीक्वेंटली वहां जाना लगा रहता है, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि मैं वहां एसएससी ना बनूं, मैं वहां एसएससी ना बनूं, तो यू टेक दी आईएसडी देयर, और आईएसडी वहां लेके आप उसको मेरे इस ब्रांच के लिए अकोमोडेट कर सकते हो। वहां आप रेगुलर एसएससी नहीं हो। रेगुलर एसएससी बनने का नुकसान क्या है? मैं आपको यही पॉइंट बताना चाहता हूं कि हम इस वर्कशॉप के बाद में बहुत सारे प्लानिंग के पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि जो आप अपने एसएससीज को अपने एसएससीज के लिए सोच सकते हो। तो अब वहां हम क्या बात करेंगे कि हम, अगर मैं वहां एसएससी बनना चाहता हूं, अगर मैं, आप कहते हो मैं एसएससी बन जाता हूं वहां से उससे यहां बिल ले लेता हूं, वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। जैसे अगर मानो एक आपका, मेरा बॉम्बे ऑफिस है, एक मेरा दिल्ली ऑफिस है, अगर दिल्ली ऑफिस से कोई मेरा पार्टनर बॉम्बे आता है और वो होटल में रुकता है, तो होटल का अगर वो कहता है कि बॉम्बे वाला जीएसटी दे दूं, वो चलेगा नहीं, क्योंकि पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये बॉम्बे से जो बंदा आया, ये क्या ये जो दिल्ली से बंदा है जो होटल में रह रहा है बॉम्बे में, ये दिल्ली के लिए सर्विस ले रहा है कि बॉम्बे के लिए सर्विस ले रहा है होटल वाले की? अगर आपका ये प्रूव हो गया कि वो दिल्ली के लिए सर्विस ले रहा है और बॉम्बे के नहीं ले रहा, और आपने बिल बॉम्बे के लिए ले रखा है, इनपुट क्रेडिट चला जाएगा आपका। क्योंकि इनपुट क्रेडिट में सेक्शन आप देखना, हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने 16(1) में बिल्कुल क्लियर कहा है कि क्रेडिट किसको मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको, वो कौन है? वो रजिस्टर्ड पर्सन है। किस लिए मिलेगा? उसके बिजनेस के लिए मिलेगा। टू हिम फॉर हिज बिजनेस, टू हिम फॉर हिज बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सबको याद रखने की जरूरत है कि क्रेडिट आपको यह देखना है कि, क्योंकि एक ही पेन पे अगर कोई एक आदमी मल्टीपल जगह रजिस्टर्ड है, उन लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है इस बात का कि क्रेडिट किसके लिए आ रहा है। ये उसको क्रेडिट तभी मिलेगा, और क्रेडिट किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन को। अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट मिलने की कोई संभावना है? नहीं है। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन लोगे तभी क्रेडिट मिलेगा। एक और बात तय हो गई, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर आपकी लायबिलिटी तो ले सकता है, टैक्सेबल पर्सन तो बन सकते हो, लेकिन क्रेडिट के लिए टैक्सेबल पर्सन को अलाउड नहीं है क्रेडिट। मतलब आपको प्लानिंग इस तरीके की सोचनी है, मतलब देयर आर ह्यूज एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। और बिलीव मी जीएसटी में एग्जीक्यूशन की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सिर्फ रिकंसिलेशंस के। जो अपॉर्चुनिटीज हैं प्लानिंग की हैं या लिटिगेशन की। अगर हम प्लानिंग में, इसमें हम अगर थॉटफुली अगर हम नहीं सोच रहे, तो हमें थॉटफुली सोचना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। जैसे मैं आज डिस्कस कर रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन कहां लें, क्यों नहीं लें, और कहां नहीं लें अगर मेरे को चाहिए तो। अगर मैं एक जगह से काम कर सकूं, ट्राई टू बी मिनिमाइज बट टू ऑप्टिमाइज माई इनपुट टैक्स क्रेडिट, दोनों चीजों को करना है मेरे को।
हाँ ये बिल्कुल। हम्म। हम्म। क्यों, सप्लाई का काम है। हाँ, तो आप फर्नीचर अपने घर के लिए ले रहे हैं, तो ऑफिस फर्दरेंस में आ गया ना। नहीं नहीं, ऐसा है, देखो पहली बात वो कहते हैं कि मैं तो कह रहा हूं नॉट फर्दरेंस, बल्कि इंटेंडेड टू बी फर्दरेंस, इंटेंडेड टू बी यूज फॉर फर्दरेंस। अब मैं नोएडा में ऑफिस खोल रहा हूं, मेरा तो 2 साल बिजनेस नहीं चलेगा, मेरे को पता है, लेकिन मैं डे 1 से क्रेडिट एकोमुलेट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इंटेंडेड टू बी यूजिंग, तो जो आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कि जहां मैं आ गया, जो मेरे ऑफिस में जो चीजें लगेगी, ऑल आई एम यूजिंग दी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उन्होंने इनपुट क्रेडिट के लिए एलिजिबिलिटी दे रखी है नॉन बिजनेस के लिए, तो अगर आपको डालना है नहीं तो वो डाल देंगे, दे हैव अ पावर टू डू दैट। अगर आप उसको क्रेडिट ले भी लोगे, तो अगर उनको लगेगा कि ये साल ये जो अपना ये जो डायमंड जड़ित सोफा है, ये अपने ऑफिस में, क्या आपने ऑफिस में लेने की जरूरत था, जिस ऑफिस में आप क्रेडिट लेना चाहते हो, क्योंकि वहां से तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, वहां तो सिर्फ आप थोड़ा सा ट्रेडिंग की एक्टिविटी करते हैं, कोई बंदा बैठता, बाकी तो आपका बाहर से असेट आ रही हैं और बाहर से पैसा आ रहा है, उसके लिए आपने तो घर के लिए खरीदना था, और डाल दिया उस बिजनेस में। या मैंने आपको रिक्वेस्ट की, एक काम करो सर, वो मेरे को क्रेडिट लेना है, आप क्या करोगे, आप ये सोफा मेरे को मेरे नाम से बनवा, हम करते हैं ना, कार लेते हैं ना, तो अगर अगर ये प्रूव हो गया तो मेरा क्रेडिट तो जाएगा जाएगा, और आप एनी अदर पर्सन बन जाओगे उसको डिफ्रॉड करने के लिए। मैं बताऊंगा इसमें कैसे बनोगे आप, मतलब आप भी इम्प्रिजनमेंट के भागीदार बन जाओगे इसमें। फर्दर हाँ डेफिनेटली है। देखो मैं एक कंसेप्ट, देखो ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मैं कंसेप्ट कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं एक कंसेप्ट को, कि सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई में ट्विन टेस्ट है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि भाई सप्लाई में ट्विन टेस्ट है आपका, और वो ट्विन टेस्ट क्या है, कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आरसीएम में कल भी मैंने कम से कम 20 बार इस एक क्वेश्चन का, एक बंदे मतलब एक का तो ये था कि मैं आपको बताऊंगा क्या था, वो कहते हैं कि आरसीएम क्या है, आरसीएम ये है कि सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो आप रिसिपेंट बन के, यही है ना आरसीएम। तो सबसे पहले आपने कॉस्ट सप्लायर देखना पड़ेगा कि वो सप्लाई उसके लिए सप्लाई है या नहीं है। अगर कॉस्ट सप्लाई ही नहीं है वो, तो वाई आरसीएम। अगर अगर उसका बिजनेस नहीं है या कंसिडरेशन के लिए नहीं हो रहा, वाई आरसीएम। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जैसे मेरे को कल एक क्वेश्चन पूछा और बड़ा डिस्कशन किया कि सर वो एक हमारा ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट में क्या है कि हमारा 90% एक्टिविटी तो हमारी चैरिटेबल है, 10% वो जो किताब बेचते हैं ना, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। तो क्या उस केस में मेरे को आरसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। आरसीएम 94 एप्लीकेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए है? कैसे, कहां एग्जाम किया है सर? हाँ नहीं नहीं, तो देखो, और मतलब किसी को ये है कि अगर कोई बाय द वर्च्यू ऑफ एनीथिंग और वो रजिस्टर्ड हो गया यहां, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उसको आरसीएम में ना पे करना पड़े, 94 ना पे करना पड़े? हाँ, तो मैं कह रहा हूं 99% है सर, उसको आरसीएम में टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, करेगा, ये बताओ क्यों करना पड़ेगा, वो तो चैरिटेबल है। हाँ बच्चों कुछ बताओ है भाई। 94 में देखो लॉजिक, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लॉजिक। नहीं, क्वा सप्लायर देखना है आपको, क्या वो सप्लायर के लिए टैक्सेबल एक्टिविटी है? ऑब्वियसली है, सप्लायर के लिए टैक्सेबल एक्टिविटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन होने की वजह से, आप सिर्फ टैक्स पे कर रहे हो सप्लायर के ब्याज पे। अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड होता, क्या आपको टैक्स फ्री आइटम मिलता उससे? तो फिर रिवर्स चार्ज में क्यों नहीं होगा, ये बताओ बताओ
भाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन लॉजिक्स। नहीं क्यों नहीं पास होता? वो तो एक बात बताओ, ट्विन टेस्ट में क्या मतलब, आप ये बताओ। दो एक सेकंड, पहली बात कि आप सप्लायर हो, मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्योंकि मेरे को 1% इनकम पे मेरे को टैक्स बनता है मेरा, ठीक है ना। अब आप मेरे को सप्लाई कर रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो आप मेरे को सप्लाई, और टैक्सेबल गुड्स है जो आप सप्लाई कर रहे हो, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। और आपसे भी मैं ले रहा हूं, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, सेम आइटम, आप टैक्स लगा के मेरे को दे रहे हो, तो क्या आप तो मेरे को टैक्स लगा के दे रहे हो, आप क्योंकि अनरजिस्टर्ड हो मेरे को बिना टैक्स के दे रहे हो, तो मेरे को आपके पे भी तो टैक्स पे करना चाहिए, तभी तो लेवल प्लेइंग होगा आपके और आपके बीच में। नहीं मेरे लिए तो कंसिडर, मैं तो पैसा नहीं दे रहा आपको, मेरी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से क्या लेना देना, मैं तो कह रहा हूं दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बॉस। नहीं सबसे पहले कॉस्ट सप्लायर सप्लाई देखनी पड़ेगी, उसके लिए टैक्सेबल, मेरे लिए नहीं देखनी, मैं तो ना सप्लाई कर रहा, मेरी सप्लाई टैक्सेबल है, मेरी आउटवर्ड टैक्सेबल है, मेरी इनवर्ड तो ना एग्जेम्प्टेड है, मेरी आउटवर्ड एग्जेम्प्टेड है, मेरी इनवर्ड तो ना एग्जेम्प्टेड है। हाँ मैं तो करूं कोई भी चीज यार, स्टेशनरी की बात कर, कोई भी टैक्सेबल गुड्स, एनी टैक्सेबल गुड्स। नहीं यार देखो, मैं किसी कंफ्यूजन पे, मतलब देखो मैं कंसेप्ट पे जा रहा हूं, अगर मेरे कंसेप्ट में कोई पोजीशन है, आप मेरे से बहस करो, मतलब डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस। मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे दिया, इससे सिंपल क्या दूं कि आप टैक्सेबल हो और आप मतलब आप रजिस्टर्ड हो और आप अनरजिस्टर्ड हो, और मैं बिल्कुल चैरिटेबल हूं। मेरे को आप बिल करोगे तो आप मेरे को टैक्स लगाओगे नहीं लगाओगे, ये बता दो बस पहले। रजिस्टर्ड वाला बिल करेगा, मेरे को टैक्स लगाएगा नहीं लगाएगा, चाहे मेरी एक्टिविटी 100% एग्जेम्प्टेड है, लेकिन मैं अगर किसी से खरीदूंगा तो मेरे को टैक्स तो लगेगा ना। और अगर वो रजिस्टर्ड ना हो रहा, वो अनरजिस्टर्ड आ रहा है, तो आप अपने आप को इनसे डिफरेंशिएट क्यों करना चाहते हो, ये बताओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है बॉस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी अपने दूसरे प्रोग्राम में जब वहां चल रहा था, मैंने ये कहा था कि मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, वो वॉच वाली, मैंने वहां एक कहानी सुनाई थी, मैं आप लोगों को भी सुनाता हूं। जनरली क्या हो रहा है जीएसटी में, क्या हर जगह ऐसे ही होता है कि मैं उस दिन आया था वहां, एक हमारा एक प्रोग्राम और चल रहा है, तो मैं सुबह सुबह आया था, एक वो एफएम पे एक कहानी सुना रही थी, कौन है, बड़ी वो फेमस आरजे है, एनी हाउ, तो वो एक कहानी सुना रही थी। एक जो सज्जन थे वो अपना गोल्ड की बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रीशियस एक वॉच लेके आए, और वो अपनी वॉच को ना इस तरीके से दिखाते दिखाते जाते जा रहे थे। एक फ्रेंड आया, उनका कहने लगा कि भैया ये वॉच कहाँ से खरीदी, कितने की, 300 रुपए की आई है। कहने लगा यार क्या बात कर रहा है, मैंने तो 30 हजार के लिए 300 रुपए की बात कर रहा है। कहते यार वो मतलब कहते हैं इमिटेशन वाली आर्टिफिशियल लग रही है, मतलब एक होता है ना आदमी का, आर्टिफिशियल लग रही है। दूसरा आया इस तरीके, दूसरा आया वो पेनेंट करना, अच्छा 400 रुपए के लिए। वो बंदा इतना परेशान हुआ, अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर गया, वो हो सकता है उसने मेरे को नकली दे दी, अब इसका जो दाम मिलता है ले लेते। एक बंदे ने कहा 200 रुपए, उसने 200 रुपए ले लिए उससे, 30,000 रुपए देके आया है अपना, और तनिष्क के यहां से लिए, और उसके बाद में भी कॉन्फिडेंस लूज करो। यार आप हमारे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो, अपने सेमिनार में अपने कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना बॉस। किसने? क्वा मतलब क्यू है, क्वा सप्लायर। आपको सप्लायर के शूज में जाना है, रिसिपेंट को सप्लायर के शूज में जाना है। हाँ रिसिपेंट की बात कर रहे हो, तो मैं तो पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को तो आरसीएम लेना पड़ेगा, मतलब मेरे को तो क्रेडिट ले लूंगा ना, चाहे मेरे को एलिजिबल है या नहीं है वो अलग बात है। नहीं एलिजिबल क्रेडिट मतलब मेरे लिए, मैं क्रेडिट मिलेगा मेरे को, क्यों नहीं मिलेगा बताओ, क्यों नहीं पास हुआ। आप ये बताओ, मैं इनसे ये रजिस्टर्ड, मैं आपको दोबारा, आप ना अपने पास में कुछ मत करो, किसी का जवाब नहीं देना हो ना, आप आराम से घर में बैठ जाओ और 2 शीशे में एक बड़ी बोतल रख लो कि ये सप्लायर है, ये रिसिपेंट है। जीएसटी में सप्लायर और रिसिपेंट ही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। देखो 3 चीजें, 3 टर्म है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के लिए भी कर रहा हूं, दूसरे लोगों के लिए भी कर रहा हूं, कि जीएसटी में 4 टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। पहली बात रजिस्टर्ड पर्सन और टैक्सेबल पर्सन। कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? हो तो घर पे जाके उसको अच्छे से पढ़ लेना और क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज कि
जब भी बात करनी है, देयर इज नो मैन्युफैक्चरर, नो ट्रेडर, नो सर्विस प्रोवाइडर, देयर इज ओनली अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज एंड रिसिपेंट ऑफ गुड्स, ये टर्म है। और प्लस सप्लाई को जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप कभी भी कोई ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट इंस्टिगेट कर रहे हो, सबसे पहले देखो कि वो सप्लाई उस सप्लायर के हिसाब से, क्योंकि सप्लाई सप्लायर के हिसाब से टैक्सेबल है या नहीं है। अगर सप्लाई टैक्सेबल के हिसाब से सप्लाई है तो 100% उसको आगे बढ़ना है और उसको मशीनरी में लेके आना है, टैक्स वाली मशीनरी में। अगर उसके लिए सप्लाई नहीं है तो बात ही नहीं करनी। जैसे मैं आपको यही बता रहा हूं कि भाई ये इस तरीके के टेस्ट में, तो जैसे आपने बताया कि मेरे को इनपुट क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा, कंसीडर क्यों नहीं है कंसीडरेशन, मैं आपसे खरीद रहा हूं, मैं एक एग्जेम्प्टेड एंटिटी हूं, मैंने टैक्सेबल कराया, किसी ट्रस्ट हूं, तो मैं जब आपसे खरीदता हूं तो आपको पेमेंट करता हूं और आपसे किताब खरीद ली, पेमेंट तो की ना मैंने, तो कंसीडरेशन तो हो गया। अगर आप मेरे को फ्री सप्लाई कर रहे हो तो फिर तो रिवर्स चार्ज कहां से आया है? किसके लिए? क्वा सप्लायर ने? तो रिसिपेंट के लिए तो मेरा, जब मैं ट्रस्ट की एक्टिविटी कर रहा हूं, जब मैं 1% के लिए टैक्सेबल हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं, देखो पहली बात तो आप ये समझो कि अगर मैं टैक्सेबल हूं, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो मेरा हो गया, डीम्ड हो गया, डीम्ड। मैं अगर मेरे का अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हुआ तो मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा क्यों जीएसटी में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं डिस्कशन के लिए हूं। मेरा और तेरा मत करो, सप्लायर और रिसिपेंट करो। आप सप्लायर के लिए बात कर रहे हो, रिसिपेंट के लिए बात कर रहे हो? रिसिपेंट के, हाँ बताओ। क्यों नहीं रहेगा? उसका सप्लायर का मतलब वो टैक्सेबल सप्लायर, रजिस्टर्ड सप्लायर है। रजिस्टर्ड सप्लायर है तो डीम्ड बिजनेस हो गया उसका, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का टेस्ट जाना ही नहीं है आपने, फिर समझिए ना। मतलब पहली बात तो ये है कि अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर बन गया और वो कोई चीज बेच रहा है या खरीद रहा है तो उसके लिए डीम्ड बिजनेस हो गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डीम्ड हो गया। क्योंकि जब वो जीएसटी में आ रहा है, अपने आप को सप्लायर बना रहा है, तो इसका मतलब चाहे 1% एक्टिविटी के लिए ही बना, अगर देखो वो होली एग्जेम्प्टेड अगर कोई होता वो रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा? तभी तो हम उस दिन बात कर रहे थे कि होली एग्जेम्पशन के लिए रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है, होली एग्जेम्पशन के लिए रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है। तो इसलिए जो आपके अपने को कंफ्यूजन जो होता है, सबसे पहले अगर हम सप्लायर और रिसिपेंट को बना देंगे ना, और ये कह देंगे अगर सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो वो डीम्ड, उसमें 2 टेस्ट पास हो गए, एक तो वो डीम्ड हो गया, एक टेस्ट तो पास हो गया, दूसरा टेस्ट अब बात पास होगा। इनपुट और आउटपुट को जरूर ध्यान रखना है, इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई। इनपुट मेरे पास आ रहा है, आउटपुट जो मैं कर रहा हूं। अब जो आरसीएम है वो मेरे लिए इनपुट सप्लाई है, ना कि आउटपुट सप्लाई है। अगर मेरा आउटपुट एग्जेम्प्ट है 99%, तो इसके लिए 1% की वजह से मैं रजिस्टर्ड पर्सन बनाऊं, तो इसलिए मेरे को आरसीएम में लाने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई चीज मेरे को कोई कंफ्यूजन करती हो। तो उसका वो ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्या दिक्कत है उसमें? एक और बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आरसीएम को लेके, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कंफ्यूजन ये और चल रहा है कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो, हरियाणा में हूं, तो मैं जब आपसे परचेज कर रहा हूं तो लोग कह रहे हैं हरियाणा में भी मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरसीएम का। ऐसे भी काफी कंफ्यूजन आ रहे हैं। आरसी में आईजीएसटी तो पे करूंगा, पर वो कह रहे हैं कि जो सप्लायर है, जब मैं क्वा सप्लायर देखना हूं तो सप्लायर हरियाणा में लोकेटेड है, तो मेरे को हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए रिसिपेंट को। ऐसे आ रहे हैं ना, मतलब आप मतलब अपने लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बताएं क्यों नहीं लेना चाहिए? सप्लायर तो क्वा सप्लायर देख रहा हूं तो क्यों नहीं लेना चाहिए? हाँ, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं मैं, और पेमेंट ऑफ टैक्स मैं वही करूंगा जहां मेरा जुरिडिक्शन है। मैं उसकी सप्लाई पे पेमेंट, आई एम लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, बट बाकी सारी चीजों के लिए वो लाइबल है। क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैंने ये डिटरमाइन कर लिया कि क्योंकि वो बाहर से तो आईजीएसटी पे करना है, और पे मैं अपने ही रजिस्ट्रेशन में कर दूंगा, मेरे को हरियाणा में जाकर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, मतलब तो मतलब जितने भी इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं ना, आप बना लो,
आप बना लो कभी भी हो, मतलब कहीं, मतलब देखो यहाँ करने के बाद में फिर कहीं डिफीट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब जब इतने डिस्कशन को हम कर रहे हैं और कंसेप्ट में बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, जस्ट टेस्ट ऑन योर फैक्ट्स। ना ना नहीं, देखो उनसे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आप कोई सीनियर, यहाँ तो ये है कि वो सीनियर आपको ये कह रहे हैं कि एसएससी कैसे करवा दो, हाँ फिर कोई हाँ नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है कि आप उनको यहाँ तो आप उनसे सिर्फ दो बातें पूछो, सर मेरे हिसाब से लॉ ये मानता है, आप ये बताएं कि आप किस बेसिस पे ऐसा कर रहे हो। मैं बताता हूँ, अशोक बत्तराई का एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम में तीन चीजें ऐसी हुई कि जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत थी। मैं मतलब ये नहीं कहना चाह रहा, गलत का मतलब ये नहीं कहना चाह रहा भाई उनका उनका वो रेफर जो कर रहे थे, लेकिन मेरे को अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया लगा, मैं उनके साथ में ब्रेक में उनके साथ में बैठा, तो दो पे तो वो एग्री कर गए, एक पे कहते नहीं संजय यार ऐसा नहीं हो सकता, बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनको अपना एक और सज्जन है उनसे मिलकर बात की और उनसे मिलकर कॉन्फ्रेंस पे लिया। फिर उनको मैंने कहा आप प्लीज मेरे को ये मत समझना कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं कि मैं बत्तरा जी को गलत ठहराना चाह रहा हूं, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो तीन लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट के पे, तो हम जो भी निकाल के लेके आए मेरे को सेटिस्फाई करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपका मटेरियल पढ़ के आपके इंस्टीट्यूट से निकल के आया हूं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है, वेरी हम्बली जस्ट ट्राई टू डिस्कस, कोई भी हो चाहे सामने कोई भी हो, एनीबॉडी, क्योंकि लॉ तो सबके लिए बराबर है ना। लॉ तो जो जिन आंखों से वो पढ़ेंगे उन आंखों से आप पढ़ोगे। अगर आपका इंटरप्रिटेशन बेटर आ रहा है तो हो सकता है वो आपका माने। और आज की मैं आपको एक बात बताता हूं, एक इशू आया था, बत्तराई का फोन आया मेरे पास में कि संजय क्या ओपिनियन नहीं है इस पर। दैट इज द टाइप ऑफ थिंग विच वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट लाइक। और ये कॉन्फिडेंस सच बता रहा हूं मैंने आप लोगों के साथ पाया है। मतलब ये जो वर्कशॉप हमारी हुई है, इस वर्कशॉप से कॉन्फिडेंस मिला है बहुत मेरे को। एंड दैट इज, जितनी आपके लिए कितनी फायदेमंद हुई है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई है वर्कशॉप, बहुत ज्यादा हुई है, बता नहीं सकता। चाय पीते हैं, इमोशनल हो जाएंगे, आगे चलते हैं। हाँ